स्कैनर क्लास का यूज करते हैं अपन, और इसके मेथड्स का यूज करके जो अपन ने बेसिक डेटा टाइप किए हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये जितने भी बेसिक टाइप्स हैं, इनकी वैल्यूज का इनपुट अपन इजीली ले सकते हैं स्कैनर क्लास के मेथड्स का यूज करके। स्कैनर क्लास भी java.util पैकेज में होती है। स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर स्कैनर a इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसको अपने को पास करना होता है इनपुट स्ट्रीम, कहां से इनपुट ले। तो सिस्टम डॉट आउटपुट तो होता है आउटपुट स्ट्रीम, बिल्कुल सी प्लस प्लस के सी आउट जैसा। अब सी प्लस प्लस में जैसे सी इन होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है सिस्टम डॉट इन, मतलब इनपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट लेने का काम करने के लिए। तो सिस्टम डॉट इन तो अपन आगे डिटेल में करेंगे java.io पैकेज में। अभी मैंने सिस्टम डॉट इन को किस में पास कर दिया, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है ये सिस्टम डॉट इन, मतलब इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेगा, बिल्कुल सी प्लस प्लस का जो सी इन होता है उसके जैसे। अब मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में ये असाइन कर दिया। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम, ये तो मैसेज प्रिंट होगा। अब यूजर से स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है स्कैनर का नेक्स्ट लाइन। ये यूजर ने जो भी टाइप किया है, जहां तक भी यूजर ने टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया है, वो सारा का सारा क्यू नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन मेथड इनपुट लेता है और उसको एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसको अपन स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। स्कैनर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका आर्ग्यूमेंट होता है इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट अपने पास सिस्टम डॉट इन अवेलेबल है। इनपुट स्ट्रीम क्लास अपन आगे डिटेल में करेंगे java.io पैकेज। नेक्स्ट, मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाया था। अब मैसेज डिस्प्ले करवाया मैंने एंटर एन इंटीजर, ये मैसेज आया एंटर एन इंटीजर। अब यूजर इंटीजर एंटर करेगा। अब नेक्स्ट लाइन मेथड यूज किया मैंने। नेक्स्ट लाइन मेथड तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो यूजर ने अगर टाइप किया 500 तो ये उसको स्ट्रिंग मानेगा। तो जैसे अपन जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट के बाहर इंटीजर डॉट पारसेंट लगाते थे, तो इसमें भी आपको इंटीजर डॉट पारसेंट लगाना पड़ेगा। जबकि अगर मैं नेम का इनपुट ले रहा हूं एंटर नेम, स्ट्रिंग एच में मुझे नेम असाइन करना है। नेक्स्ट लाइन मेथड यूजर से इनपुट लेगा, अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो ये स्ट्रिंग डायरेक्टली एच में असाइन हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन जे ऑप्शन पे इनका यूज करके इनपुट लेते थे, स्ट्रिंग में डायरेक्टली असाइन हो जाता था। जबकि न्यूमेरिक के केस में आपको कन्वर्जन करने पड़ते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में तो डायरेक्टली असाइन हो जाएगा, जबकि इंटीजर में असाइन करने के लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। डबल में असाइन करने के लिए डबल डॉट पार्स डबल, और इसी तरह से बाकी डेटा टाइप्स के लिए भी। अब आ जाए स्कैनर क्लास का बेनिफिट क्या है। और मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर ए। अब स्कैनर क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, डायरेक्टली अगर अपने को इंटीजर का इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट इंट मेथड होता है। ये अपने आप जो भी यूजर ने टाइप किया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको इंटीजर डॉट पारसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बूलियन का इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट बूलियन मेथड होता है। डबल का इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट डबल मेथड होता है। तो स्कैनर क्लास के अंदर सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए मेथड्स होते हैं। आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। तो नेक्स्ट इंट अपने आप इंटीजर का इनपुट लेगा, नेक्स्ट बूलियन बूलियन का इनपुट लेने के काम में आता है, नेक्स्ट डबल डबल का इनपुट लेने के काम में आता है।
अब मान लो इंटीजर का इनपुट ले रहा है नेक्स्ट इंट मेथड, और आपने वहां टाइप कर दिया एबीसी, या बुलियन का इनपुट ले रहा है, आपने वहां पे बुलियन की जगह 100 टाइप कर दिया, तो एक्सेप्शन आएगा जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अगर जिस डेटा टाइप की वैल्यू का इनपुट ले रहे हैं उसके अलावा अगर अपन ने कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जो उस डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकती है, डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती है, तो आएगा जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। नेक्स्ट, अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, वही इसको सिस्टम डॉट इन पास किया। अब इसका यूज करके मैं डायरेक्टली ऑक्टल नंबर का इनपुट भी ले सकता हूं। मैंने दिया a डॉट नेक्स्ट इंट 8, तो इसका मतलब जो यूजर इनपुट देगा उसका बेस क्या माना जाएगा 8। तो यूजर ने अगर ऑक्टल नंबर 144 टाइप किया तो ये अपने आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा और क्यू में स्टोर कर देगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 100। अगर यूजर से मैं इनपुट लेते हुए देता हूं a डॉट नेक्स्ट इंट 16, तो मतलब यूजर हेक्साडेसिमल इनपुट देगा। अब अगर यूजर ने FF टाइप किया, हेक्साडेसिमल में तो FF टाइप हो सकता है, तो यूजर ने अगर FF हेक्साडेसिमल टाइप किया है तो ये अपने आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो FF का इंटीजर वैल्यू होता है डेसिमल वैल्यू 255। तो इसका मतलब ये है कि स्कैनर क्लास के इन मेथड्स का यूज करके अपन यूजर से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्लास है रैंडम क्लास। रैंडम क्लास भी जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। अब रैंडम क्लास का यूज कहाँ होता है, जैसे मान लो ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें एक स्टूडेंट के रैंडमली डेटाबेस में 100 क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट के कोई भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट के अलग से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीसरे के अलग से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी हो तो रैंडम क्लास के मेथड्स यूज में आते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो वेब पेज में रैंडमली एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होते हैं, तो वहां पे भी रैंडम क्लास ही यूज में आती है। तो रैंडम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्यू। अब रैंडम वैल्यू तो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। इंटीजर टाइप की रैंडम वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो रैंडम क्लास का मेथड होता है नेक्स्ट इंट। ये रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो इंटीजर की रेंज में होती है। फिर अगर आपको रैंडम लॉन्ग वैल्यू चाहिए, मान लो मेरे डेटाबेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंटीजर की रेंज में नहीं है, लॉन्ग की रेंज में है, तो नेक्स्ट लॉन्ग रैंडम लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट डबल क्या करता है, ये रैंडम डबल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये डबल की रेंज में नहीं होती, ये होती है 0.0 या उससे ज्यादा, लेकिन 1.0 से कम। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डेटाबेस में तो 5000 क्वेश्चन ही हैं, तो जो रैंडम क्वेश्चन नंबर आए वो 0 से 5000 के बीच में ही आए, तो मैंने दिया q डॉट नेक्स्ट इंट 1000। इसका मतलब ये रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा जो 0 या उससे ज्यादा होगी लेकिन 1000 से कम होगी। नेक्स्ट बूलियन मेथड रैंडम बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ये रैंडम वैल्यू जनरेट कैसे करता है, तो इसमें कुछ पहले से कोड लिखा हुआ है जो रैंडम वैल्यू जनरेट करे। तो वो कोड जो होता है वो करंट सिस्टम टाइम को यूज करता है। किसको यूज करता है, करंट सिस्टम टाइम। तो करंट सिस्टम टाइम के साथ में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ कोडिंग लिखी हुई है जो करंट सिस्टम टाइम के साथ में कैलकुलेशंस करती है और रैंडम वैल्यू जनरेट करती है। तो मैं अभी प्रोग्राम को रन करूंगा तो अलग आउटपुट आएगा, 1 सेकंड के बाद रन करूंगा तो अलग आउटपुट आएगा।
अब जैसे 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट ने पेपर स्टार्ट किया 10:05 6 सेकंड पे, किसी ने 6-7 सेकंड पे किया, प्लस मिली सेकंड्स भी काउंट होते हैं टाइम में। तो हर एक स्टूडेंट के अलग अलग रैंडमली जनरेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट करंट सिस्टम टाइम के एज सीड काम में आता है। सीड मतलब जिसका यूज करके कैलकुलेशंस होते हैं और रैंडम वैल्यूज जनरेट होती हैं। अब ये जितने भी मेथड्स थे वो एक एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे थे। अब मैंने यहाँ बाइट टाइप की एरे डिक्लेयर करी, बी 5 बाइट्स की एरे डिक्लेयर करी। नेक्स्ट बाइट्स मेथड को मैंने ये एरे पास कर दी। तो नेक्स्ट बाइट्स मेथड क्या करेगा, रैंडम बाइट वैल्यूज जनरेट करेगा और इस एरे में स्टोर करेगा। और कितनी रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी, जितना एरे का साइज है। तो न्यू बाइट 5 है एरे का साइज, तो 5 रैंडम वैल्यूज आएंगी। अगर एरे का साइज 20 होता तो 20 रैंडम वैल्यूज आती। ये फंक्शन सिर्फ नेक्स्ट बाइट्स ही है, रैंडम इंटीजर वैल्यू तो एक एक करके ही जनरेट करनी पड़ेगी। रैंडम बाइट वैल्यूज एक साथ जनरेट करने के लिए मेथड है इसमें नेक्स्ट बाइट्स। तो जो रैंडम बाइट वैल्यूज जनरेट हुई हैं, उनको मैंने लूप चला के प्रिंट करवा दिया। यहाँ रैंडम बाइट वैल्यूज की रेंज होगी -128 से लेके +127। मुझे रैंडम इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो मैं 5 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर करूं और लूप चलाऊं 0 से लेके 3 तक, तो 4 रैंडम वैल्यूज उस एरे में स्टोर कर सकता हूं। लेकिन नेक्स्ट बाइट्स मेथड का यूज करेंगे तो जितना एरे का साइज है उतनी रैंडम वैल्यूज जनरेट होके एरे में स्टोर। मुझे ऐसा चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस तो रैंडमली आने चाहिए, लेकिन सबके क्वेश्चन पेपर एक ही आना चाहिए। डेटाबेस में 1000 क्वेश्चंस हैं, तो सारे स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चन आने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट करंट सिस्टम टाइम के साथ में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो सीड जो होता है जिसका यूज करके रैंडम वैल्यूज जनरेट होती हैं, वो सिस्टम टाइम होता है। अब उसकी जगह मैं रैंडम क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने पास कर दिया 2000। तो अब करंट सिस्टम टाइम की जगह 2000 का यूज करके कैलकुलेशंस होंगे और रैंडम वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग जनरेट होंगी। तो अब कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम स्टार्ट करेगा तो इस 2000 के साथ में कैलकुलेशंस होंगे और जो रैंडम वैल्यूज होंगी वो सारी मशीन्स पे सेम आएंगी, भले आप अभी चलाओ, 2 मिनट बाद चलाओ या 5 मिनट बाद चलाओ। तो अगर आप चाहते हो कि वैल्यूज तो रैंडम आए, लेकिन सारे जितनी भी मशीन्स पे जब भी प्रोग्राम चलाया जाए तो वो वैल्यूज सबकी सेम आनी चाहिए, तो उसके लिए आप सीड दे सकते हो। सीड 2000 देने का ये मतलब नहीं है कि 0 से 2000 के बीच में आएंगी। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो जिसका यूज करके कैलकुलेशंस होंगे। रेंज अपने को देनी है तो वो तो नेक्स्ट इंट में ही आएगी। q डॉट नेक्स्ट इंट 1000, इसका मतलब 0 से लेके लेकिन 1000 से कम वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ 2000 की जगह 5 भी दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रैंडम वैल्यू 0 से 1000 के बीच में ही आएंगी। तो रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए अपने को सीड देना होता है जिसके साथ में कुछ कैलकुलेशंस होंगे और रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी।